जरा इन इमेजेस को देखो और स्पेशली ये वाली। इस इमेज को खींचा है इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने और कुछ दिन से ये लास्ट वाली मून क्रेटर की इमेज दुनिया भर में वायरल हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 ने मून के इस क्रेटर में कुछ ऐसा छिपा देख लिया है ना, जो मून पर फ्यूचर में इंसानों को बसाने में एक गेम चेंजर साबित होगा। पर हमें याद है कि चंद्रयान 2 तो फेल हो गया था, राइट? फिर आखिर उसने ये हिस्टोरिकल डिस्कवरी कैसे की? 7 सितंबर 2019 की रात को 1:52 हो रहा है। बेंगलुरु में इसरो का मिशन कंट्रोल रूम खचाखच भरा हुआ है। हजारों वैज्ञानिक सांस रोके खड़े हैं और सबकी नजर एक बड़े स्क्रीन पर जमी हुई है। उस स्क्रीन पर एक छोटा सा डॉट मून की सरफेस की तरफ धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और ये डॉट है इंडिया का विक्रम लैंडर। इसी विक्रम के साथ इंडिया का एक बहुत बड़ा सपना जुड़ा हुआ है, मून के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बनने का। प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसी रूम में मौजूद है। लाखों इंडियंस घर पर टीवी के सामने बैठे हैं और पूरी दुनिया बस उस एक पल का इंतजार कर रही है। अब स्क्रीन पर देखते देखते विक्रम की स्पीड कम होने लगती है और उसकी ऊंचाई भी कम होती जा रही है। पहले 50 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। लेकिन फिर अचानक मून की सरफेस से सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर स्क्रीन पर ग्राफ एक सीधी लाइन बन जाता है, यानी विक्रम लैंडर से सिग्नल आना बंद हो जाता है। पूरा मिशन कंट्रोल रूम एक पल के लिए जैसे जम जाता है। कोई वैज्ञानिक स्क्रीन पर बस घूर रहा है, कोई सर पकड़कर बैठ गया है। इसरो के चीफ के सिवान की आंखें भर आती है और प्रधानमंत्री उन्हें गले लगा लेते हैं। और अगले दिन पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर पर सिर्फ एक शब्द छप जाता है, फेलियर। लेकिन ये पूरा सच नहीं था। आज हम जानेंगे कि क्यों चंद्रयान 2 मिशन कभी पूरा फेल नहीं हुआ था और कैसे पिछले 10 सालों से दुनिया के हर मेजर कंट्री के मिशन के पीछे चंद्रयान 2 आज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जानेंगे चंद्रयान 2 मिशन की उस रीसेंट डिस्कवरी के बारे में जिसमें इसने मून के डार्क क्रेटर के बीच कई अरब सालों से छुपी एक ऐसी चीज खोज ली है जिससे आने वाले समय में हम इंसान मून पर पूरी कॉलोनीज बिल्ड कर पाएंगे। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, पूरा वीडियो जरूर देखते हो। तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको प्रेस करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो। देखो दोस्तों, यहाँ ना एक बात समझना बहुत जरूरी है, वरना आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। चंद्रयान 2 कोई एक मशीन नहीं था, ये 2 हिस्सों का एक मिशन था। एक हिस्सा था विक्रम लैंडर जिसका काम था मून पर उतरना और दूसरा हिस्सा था एक बड़ा सैटेलाइट जिसे ऑर्बिटर कहते हैं, जिसका काम था मून के चारों तरफ ऊपर की ओर चक्कर लगाते रहना। ये दोनों एक साथ इंडिया से लॉन्च हुए थे, लेकिन विक्रम के क्रैश होने से 4 दिन पहले यानी 2 सितंबर को ऑर्बिटर विक्रम से अलग हो चुका था। अब विक्रम नीचे की तरफ बढ़ रहा था और ऑर्बिटर मून से 100 किलोमीटर ऊपर सेफ ऑर्बिट में अपना चक्कर लगा रहा था। 100 किलोमीटर यानी कुछ ऐसा समझो जैसे दिल्ली से मेरठ जितनी दूरी। बस इतनी सी ऊंचाई पर वो ऑर्बिटर चुपचाप घूमता रहा। जब विक्रम क्रैश हुआ तब मीडिया का पूरा फोकस मलबे पर था। यार कब तक दूसरों के वीडियोस देख देख कर सिर्फ समय बर्बाद करते रहोगे? कब तक कमेंट्स में लिखते रहोगे एक दिन मैं भी ऐसा करूंगा? सच बताऊं तो आज क्रिएटर इकोनॉमी में हजारों लोग घर बैठे बैठे क्रिएटिव स्किल्स सीखकर लाखों कमा रहे हैं। कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई थंबनेल डिजाइन कर रहा है, कोई क्रिएटर्स के लिए कंटेंट बना रहा है और एक तरफ तुम लोग हो जो हर दिन वीडियोस देखते रहते हो लेकिन खुद कुछ नहीं करते, बस टालते रहते हो कि कल से करूंगा। अब यहाँ पर डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस एक्शन का है। मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी कभी वही इंसान था। ना कोई रोड मैप था, ना कोई मेंटर था, ना कोई सिस्टम था, सिर्फ ट्रायल एंड एरर, गलतियां और सालों की मेहनत। लेकिन आज हमारी टीम 2000 से ज्यादा वीडियोस क्रिएट कर चुकी है। मिलियंस ऑफ लोग हमारे कंटेंट देखते हैं और इस जर्नी में हमने एक सिंपल सा सिस्टम डेवलप किया है। एक ऐसा सिस्टम जो रैंडम ट्यूटोरियल से नहीं, रियल वर्ल्ड कंटेंट क्रिएशन से बना है। इसलिए हमने लॉन्च किया है ATV एकेडमी, जहां हम आपको वही एडिटिंग वर्कफ्लो, वही प्रोडक्शन प्रोसेस और वही प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाएंगे जो हम रोज यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे 1 साल नहीं मांग रहा, मैं आपसे 5 साल नहीं मांग रहा, बस 90 दिन, केवल 90 दिन खुद पर इन्वेस्ट करो और फिर देखो तुम सिर्फ वही कंटेंट कंज्यूम करने वाले इंसान रहते हो या फिर कंटेंट क्रिएट करने वाले इंसान बन जाते हो। अब डिसीजन तुम्हारा है। अगले 90 दिन भी वैसे ही निकल जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना रहेगा कि क्या 90 दिन बाद तुम वही होगे या एक कंप्लीटली नई स्किल के साथ खड़े होगे। देखो, अगर तुम सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर ना, तो
तो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वेलकम टू ATV एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या इस बार कोड को स्कैन करो और जाओ antarikshtv.com पे, यूज करो कूपन कोड ATV30 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और आज ही सिक्योर कर लो अपनी सीट, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलेगा। नासा के लूनार रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर ने विक्रम के मलबे की फोटोज खींचकर दुनिया को दिखा दी, जैसे वो कह रहा हो देखो इंडिया फेल हो गया। लोग मीम्स बनाने लगे, न्यूज चैनल पर बहसें होने लगी और इसरो को ट्रोल किया जाने लगा। पर ठीक इसी वक्त मून के 100 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान 2 का वो ऑर्बिटर जिंदा था और अपना काम कर रहा था। उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट ऑन हो चुका था जिसके बारे में दुनिया को सालों तक ठीक से पता नहीं चलने वाला था। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आगे चलकर पूरी गेम पलटने वाला था। और आज इतने सालों के बाद भी वो ऑर्बिटर वहीं पर है। अभी इस वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, वो मून के आसमान में चक्कर लगा रहा है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है OHRC, यानी ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा। अब ये कोई नॉर्मल कैमरा नहीं था। इसे समझने से पहले ये समझो कि कैमरा शार्प कैसे होता है। हर कैमरे की एक चीज होती है रेजोल्यूशन, मतलब कितनी छोटी चीज कैमरा देख सकता है। जितनी छोटी चीज कैमरा देख ले वो उतना ही शार्प माना जाता है। तो अब तक दुनिया का सबसे शार्प मून कैमरा था नासा के पास, जिसका नाम है LRO। इसका रेजोल्यूशन है 0.5 मीटर पर पिक्सल, यानी अगर मून पर कोई चीज आधे मीटर से बड़ी है तो ये कैमरा उसे देख लेगा। ये 2009 से मून के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और पूरे 14 साल तक यही दुनिया का सबसे शार्प मून कैमरा माना जाता रहा। लेकिन इंडिया का OHRC इसका 2 गुना शार्प है, 0.25 मीटर पर पिक्सल। मतलब अगर तुम मून पर एक फुटबॉल भी रख दोगे ना, OHRC उसे साफ साफ देख लेगा। और सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, एक छोटी क्रिकेट बॉल भी। और ये कैमरा सिर्फ इंडिया के पास है, नासा के पास नहीं, चाइना के पास नहीं, रशिया के पास भी नहीं, दुनिया में सिर्फ हमारे पास। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर इतना बड़ा कैमरा इंडिया के पास है तो इसरो ने दुनिया को चिल्लाकर क्यों नहीं बताया। असली बात यह है कि इसरो ने यह छुपाया नहीं था। उन्होंने ये सारी जानकारी अपने साइंटिफिक पेपर्स में पब्लिश की थी, लेकिन वो पेपर्स आम लोग नहीं पढ़ते, उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक पढ़ते हैं। और इंडियन न्यूज चैनल्स विक्रम के क्रैश की कहानी के बाद ऑर्बिटर के अचीवमेंट्स पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, क्योंकि फेलियर वाली कहानी ज्यादा बिकती है। इसलिए सच कई सालों तक एक तरह से छुपा रहा, कागजों पर लिखा हुआ, लेकिन हेडलाइन से गायब। लेकिन कैमरा की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसरो ने धीरे धीरे ऑर्बिटर को मून के और पास लेना शुरू किया, यानी उसकी ऊंचाई कम करी गई। और जैसे जैसे ऑर्बिटर नीचे आता गया, OHRC और भी ज्यादा शार्प होता गया। 2023 में जब इंडिया का चंद्रयान 3 मून पर उतरने जा रहा था, उससे पहले OHRC ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट की एक फोटो ली थी। उस फोटो में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों साफ साफ दिख रहे थे और उसका रेजोल्यूशन था सिर्फ 17 सेंटीमीटर पर पिक्सल। और 2024 में जापान के स्लिम नाम के लैंडर की फोटो भी OHRC ने ऐसे ही ली थी, 16 सेंटीमीटर पर, 16 सेंटीमीटर यानी एक छोटी रूलर जितनी जगह। नासा के वैज्ञानिक ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन OHRC ने एक और काम किया जो असली रहस्य की शुरुआत है, और इसे समझने के लिए हमें मून की एक बहुत ही अजीब जगह पर जाना होगा। देखो, चांद की सरफेस पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाती, मतलब कभी भी नहीं। अरबों सालों से वहां अंधेरा ही है और हमेशा अंधेरा ही बना रहेगा। इन जगहों को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है, परमानेंटली शैडोड रीजन्स, जिन्हें शॉर्ट में PSRs कहा जाता है। ये PSRs मून के साउथ पोल के पास है और इनका अंधेरा इतना घना है कि नॉर्मल कैमरा से वहां पर कुछ दिखता ही नहीं है। नासा भी इन PSRs के अंदर ठीक से नहीं देख पाता है। कोई भी ऑर्बिटर, कोई सैटेलाइट, कोई लैंडर पिछले 50 साल में कोई भी इन काले गड्ढों के अंदर नहीं झांक पाया था। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने OHRC के साथ एक चालाकी की। उन्होंने सोचा कि क्रेटर के अंदर भले ही सूरज नहीं पहुंचता हो, लेकिन क्रेटर की दीवारों से थोड़ी सी रिफ्लेक्टेड रोशनी अंदर बाउंस होकर जरूर जाती होगी, बस उतनी सी रोशनी जितनी एक मोमबत्ती की भी नहीं होती। और OHRC के लिए वो थोड़ी सी रोशनी भी काफी थी। कैमरे ने उस बहुत ही हल्की रिफ्लेक्टेड रोशनी के सहारे उन अंधेरे क्रेटर्स के अंदर का व्यू कैप्चर कर लिया और पहली बार दुनिया ने देखा कि मून के उन काले छुपे हुए कोनों के अंदर क्या है। दोबारा बता दूं, ये काम आज तक दुनिया का कोई और ऑर्बिटर नहीं कर पाया। अब इसने आखिर वहां पर क्या देखा, ये समझने से पहले एक बार ये भी समझ लो कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पिछले कई सालों से मून के ऑर्बिट में रहकर कैसे दुनिया भर के मून मिशंस को हेल्प कर रहा है। तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA
उन्होंने एक छोटा सा लैंडर मून की तरफ भेजा था। स्लिम का टारगेट सिर्फ एक था, दुनिया की सबसे प्रीसियस मून लैंडिंग करना, यानी जिस एग्जैक्ट स्पॉट पर उतरने का प्लान है ठीक उसी जगह पर उतरना बिना किसी एरर के। अब तक ये काम कोई भी देश नहीं कर पाया था। नासा की लैंडिंग हो या फिर चाइना की हो या रशिया की हो, हर देश की लैंडिंग्स 1 या 2 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा ऑफ टारगेट होती ही थी, यानी जहां उतरना था वहां पर नहीं बल्कि कहीं और। स्लिम का टारगेट था 100 मीटर के अंदर उतरना, जो उन्होंने करके भी दिखाया और मून पर दुनिया की सबसे प्रीसियस मून लैंडिंग करके हिस्ट्री भी क्रिएट की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था ना कि जापान ने यह कैसे कर दिखाया, जो नासा भी नहीं कर पाया था। जवाब जापान के वैज्ञानिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद दिया। हालांकि इंडियन मीडिया ने इसे मुश्किल से कवर किया। उन्होंने कहा कि ये लैंडिंग चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के मैप्स के बिना पॉसिबल ही नहीं था। यानी इसरो ने जैक्सा के साथ अपने OHRC के बेहद शार्प इमेजेस शेयर किए थे, लैंडिंग साइट का सेंटीमीटर लेवल मैप, और स्लिम ने यही मैप लैंडिंग के समय अपने ऑन बोर्ड कंप्यूटर में यूज किया। मतलब जापान की हिस्टोरिक लैंडिंग कागज पर भले ही जापान की हो, लेकिन उसकी असली नींव इंडिया का फेल हुआ मिशन था। और ये सिर्फ जापान की कहानी नहीं है। अगस्त 2023 में जब इंडिया का चंद्रयान 3 मून की साउथ पोल पर सक्सेसफुली उतरकर साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो उस सफल लैंडिंग के पीछे भी यही ऑर्बिटर ही था। चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट डिसाइड किसने किया, कौन सी एग्जैक्ट जगह सेफ है, कहां पर बड़े बड़े पत्थर नहीं है, कहां कोई गड्ढा नहीं है, ये सब चंद्रयान 2 के OHRC की फोटो से ही डिसाइड हुआ था। और जब चंद्रयान 3 का लैंडर मून पर सही सलामत उतर गया, तो उसकी सबसे पहली फोटो भी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ही ली थी। यानी जो फेल हो गया था ना, उसने अपने ही छोटे भाई को सेफली उतारा और उसकी पहली तस्वीर भी खुद खींची। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। ये न्यूज है 28 मई 2026 की, यानी सिर्फ कुछ ही दिन पुरानी। अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, या शॉर्ट में PRL। ये इंडिया की सबसे टॉप स्पेस साइंस रिसर्च लैब मानी जाती है। यहाँ के वैज्ञानिक पिछले कई सालों से चंद्रयान 2 के एक और इंस्ट्रूमेंट का डेटा स्टडी कर रहे थे। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है DFSAR। अब देखो, DFSAR एक रडार है, मतलब ये कैमरा नहीं है। कैमरा रोशनी पर डिपेंड करता है, यानी अगर रोशनी नहीं है तो कैमरा कुछ भी नहीं देख सकता। लेकिन रडार रोशनी पर डिपेंड नहीं करता। ये मून पर रेडियो वेव्स भेजते हैं और जो वेव्स वापस आते हैं उनसे ये पता चलता है कि मून की सरफेस के नीचे क्या छुपा हुआ है। मतलब रडार एक तरह से एक्सरेज जैसे काम करती है। ये अंदर तक देख सकते हैं जो आंखों से नहीं दिखता। PRL के वैज्ञानिकों ने मून के साउथ पोल के 9 स्पेशल क्रेटर्स चुने। ये कोई आम क्रेटर्स नहीं थे, ये थे डबली शैडोड क्रेटर्स। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सबसे जरूरी हिस्सा है। जैसा हमने पहले बताया कि मून के साउथ पोल पर PSRs होते हैं, यानी ऐसे गड्ढे जहां पर सूरज कभी पहुंचता ही नहीं है। अब इन PSRs के अंदर भी कुछ छोटे छोटे और गड्ढे होते हैं, जहां ना तो सूरज पहुंच पाता है और ना ही बाहर से आने वाली कोई रिफ्लेक्टेड गर्मी, यानी अंधेरा भी और सर्दी भी। इन्हीं को कहते हैं डबली शैडोड क्रेटर्स। अब यहाँ का टेम्परेचर कितना ठंडा होता है? वेल, -248 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 केल्विन। मतलब समझ लो तुम्हारे घर का फ्रीजर -80 डिग्री सेल्सियस पर चलता है। ये जगह उससे 230 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा ठंडी है। ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी नेचुरल जगहों में से एक है। प्लूटो की सरफेस से भी ठंडी और मार्स के पोल से भी ठंडी। अरबों साल से ये गड्ढे ऐसे ही पड़े हैं, हमेशा अंधेरे में, हमेशा जमे हुए। अगर यहाँ पर कोई चीज है तो वो आज भी वैसी ही है जैसे अरबों साल पहले थी। कुछ नहीं पिघला, कुछ नहीं हिला, कुछ भी नहीं बदला। PRL के वैज्ञानिकों ने DFSAR की रेडियो वेव्स इन्हीं क्रेटर्स की तरफ भेजी। अर्थ पर बैठे वैज्ञानिक अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बस ये देख रहे थे कि जवाब क्या आता है, और मून के उन अंधेरे जमे हुए कोनों से कुछ वापस आया। इन 9 क्रेटर्स में से 4 क्रेटर्स ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया जो सिर्फ एक ही चीज दे सकती है, आइस। यानी वहां पर पत्थर नहीं है, मिट्टी नहीं है, सिर्फ फ्रोजन वाटर है, जमा हुआ पानी जो अरबों सालों से वहीं पर पड़ा हुआ है। सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला फॉस्टिनी नाम के क्रेटर में। PRL के वैज्ञानिकों ने ये सारी फाइंडिंग्स NPJ स्पेस एक्सप्लोरेशन नाम के एक बड़े इंटरनेशनल साइंस जर्नल में पब्लिश किया। और जब ये पेपर पूरी दुनिया के सामने आया ना, तो हर देश के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, मून पर पानी मिलने से इतना बड़ा फर्क
क्या पड़ेगा? वेल, जवाब बहुत ही सिंपल है। अगर मून पर पानी है तो इंसान वहां जाकर ज्यादा देर तक रह सकता है, उस पानी को फिल्टर करने के बाद पी सकता है, उस पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकता है, हाइड्रोजन से रॉकेट फ्यूल बनता है और ऑक्सीजन से सांस ली जाती है। मगर अगर चांद पर आइस मिल जाए तो वहां पर परमानेंट बेस बनाना पॉसिबल है, एक ऐसी इंसानी बस्ती जो हमेशा वहीं पर रहेगी। पहले तो हमें लग रहा था कि मून बेस बनाने के लिए हमें मून पर जाकर ड्रिलिंग करके पोल से पानी निकालना होगा, बट चंद्रयान 2 की इस फाइंडिंग ने बता दिया कि अब हमें ड्रिलिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ खुदाई करनी है और आसानी से हम काफी बड़ी क्वांटिटी में वाटर आइस मून से लेके आ सकते हैं। यानी इस फाइंडिंग के बाद अब मून पर कॉलोनीज बसाना, ह्यूमन बेस बसाना और आसान लग रहा है। और हमें इस बात पर प्राउड होना चाहिए कि जिस मिशन को इंटरनेशनल और हमारी इंडियन खुद की मीडिया फेलियर बता रही थी, उसी भारतीय मिशन ने आज इतनी बड़ी डिस्कवरी करके दिखाया कि जो पूरा मून का फ्यूचर बदलने वाला है। अब वापस चलते हैं 7 सितंबर 2019 को। उस रात विक्रम लैंडर गिरा था, ये बिल्कुल सच है, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन का बस ये एक हिस्सा था। बाकी का 95% हिस्सा ऑर्बिटर और उसके 8 इंस्ट्रूमेंट्स थे। इसरो ने उसी वक्त खुद कहा था कि मिशन 95% सक्सेसफुल है, सिर्फ लैंडर वाला छोटा सा हिस्सा फेल हुआ है। लेकिन मीडिया ने उस 95% को भुलाकर सिर्फ 5% पर फोकस कर दिया और दुनिया को बता दिया कि सब कुछ फेल हो गया है। इतनी आसानी से एक झूठी हेडलाइन बन गई। सच 7 सालों तक चुपचाप मून के आसमान में घूमता रहा। इसरो की अगली प्लानिंग भी इसी ऑर्बिटर पर डिपेंडेंट है। 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च होगा, जो इंडिया का पहला सैंपल रिटर्न मिशन बनेगा। मतलब वो मून से पत्थर और मिट्टी इकट्ठा करके वापस अर्थ पर लेकर आएगा। उसकी लैंडिंग साइट भी इसी OHRC की फोटोज से डिसाइड हो रही है। जापान के साथ एक और ज्वाइंट मिशन है जिसका नाम है ल्यूपिक्स, और वो भी इसी ऑर्बिटर के डेटा पर डिपेंड करेगा। मतलब अगले 10 साल में हर बड़ा मून मिशन इंडिया का हो, जापान का हो या फिर किसी और का हो, कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 के काम से ही जुड़ा हुआ होगा। यानी जिस मिशन को हम फेल समझ रहे थे ना, वो मिशन आज दुनिया के हर मून प्रोग्राम की नींव बन चुकी है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा और कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जाने से पहले दोस्तों, अगर आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो और कुछ नया सीखना चाहते हो तो अभी भी आपके पास समय है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ और यूज करो कूपन कोड ATV30 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप नए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें मैंने बात किया है एक ऐसे चाय के बारे में ना, जिसको पीने के बाद एक इंसान अंदर ही अंदर पूरी तरीके से गल गया। एक ऐसी चाय जिसको पीने के बाद इंसान बच नहीं पाया। पर आखिर क्या थी उस चाय में और कौन था वो इंसान, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।